हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के इस सेशन में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय एकता। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, फिल्म्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कुछ संस्थाओं की बात करेंगे जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है, सुनिश्चित करती है। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाए। @मंजू PW UPSC वाला आपके लिए टेलीग्राम चैनल है जिसमें कि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, क्लास नोट्स, PDF सारी चीजें मिल जाती है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय एकता है आखिर उसका जो अभिप्राय है वह है क्या, इसमें अवरोध जो है वह आखिर क्या क्या है, मतलब राष्ट्रीय एकता में ऐसे कौन से तत्व है जो कि बाधक है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो उसमें व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की जो बात है वह भी की गई है। राष्ट्रीय एकता परिषद की बात करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। एकता, राष्ट्रीय एकता का मतलब है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, उनका 31 अक्टूबर के दिन हम क्या करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में बताते हैं। इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं, है ना। और बेसिकली इसके कारण, इसके पीछे रीजन जो है वह क्या है कि लोगों को हम कैसे एकजुट करें, है ना। लोगों को कैसे एकजुट करें राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशन इंटीग्रिटी के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हम इसको बनाते हैं। 2014 में पहली बार बनाया गया था। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात सुनी होगी, जो कि प्रतिमा बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें कि लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वह बनाई गई है इनकी, है ना। तो ये और 2020 में इसे 8वें अजूबे में भी शामिल किया गया था। तो बेसिकली जब हम नेशन इंटीग्रिटी की बात करते हैं, इसका मतलब आखिर है क्या? राष्ट्रीय एकता। जब हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जो विशेषता भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं वो है डाइवर्सिटी, विविधता। इतने ज्यादा हम विविध हैं, भाषा की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, परंपराओं की बात कर लो, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हमारे जो भी चीजें हैं, सभी चीजों में इतनी ज्यादा विविधता है। लेकिन भाई जवाहरलाल नेहरू की बात जो है वह याद करो। उन्होंने क्या कहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि बेसिकली हमारे बीच में अनेकता में एकता है ना। तो यहीं पर राष्ट्रीय एकता जो है वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता के जो बाधक तत्व है वो आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते होंगे, आंतरिक सुरक्षा में पढ़ते होंगे, है ना। तो राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारा देश है बेसिकली वह क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, विविधता बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी विशेषता को बताएंगे भारत के संदर्भ में तो वो पहली विशेषता होगी कि जगह जगह पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। पर यहां पर आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात भी याद कर लेनी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और इसमें जो JL नेहरू हैं वो इस बात को कहते हैं कि बेसिकली ये राष्ट्रीय एकता जो हमारी है ना, ये कहीं से थोपी गई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पे किसी ने थोप दिया है कि हम एक हो जाए, बल्कि ये जो अनेकता में एकता वाली बात है ना, ये हमारी संस्कृति में ही है, अनेकता में एकता। और इसमें ये कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है वह सहिष्णुता की संस्कृति है। किसकी संस्कृति है? टॉलरेट करने की संस्कृति है। सहिष्णुता का मतलब क्या है? अच्छा, टॉलरेट का मतलब क्या है पहले ये समझो कि आप जिसे पसंद नहीं कर रहे, जिसके विचारों को पसंद नहीं कर रहे, आप फिर भी क्लास देख रहे हैं, है ना। आप जिसके विचारों को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप जिस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं कि यार ये नहीं पढ़ना, ये तो टफ है, आप फिर भी क्या कर रहे हो? तो जब आप डिफरेंट चीजों को स्वीकार कर रहे हो जबकि आपका मन नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, मतलब आप किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? बहुत सहिष्णुता आप टॉलरेट कर रहे हो। तो कहा कि ये कहीं से इम्पोज्ड नहीं है बल्कि ये हमारा नेचर है। तो हम देखते हैं कि भारत की सबसे पहली विशेषता अगर हम देखेंगे वो विविधता है। चाहे ये विविधता भाषा की हो, चाहे ये विविधता धर्म की हो, ये विविधता रीति रिवाज की हो, कस्टम की हो, ये विविधता रीति रिवाज की होगी, परंपराओं की होगी, त्योहारों की होगी, सारी चीजें आ गई। अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर का मतलब ही क्या होता है? वे ऑफ लिविंग। और ये जो कल्चर है इसमें सब कुछ आ गया कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या आपकी भाषा शैली है। और
तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जे.एल. नेहरू क्या कह रहे हैं कि बेसिकली नेशन इंटीग्रिटी की बात यहाँ पर हो रही है, और हमने ये भी जाना कि राष्ट्रीय एकता, देश की अखंडता की जो बात है वह संविधान की प्रस्तावना में भी की गई। अब हम इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं कि ये बड़े भाईचारा बढ़े, जैसे कि हम प्रस्तावना के अलावा और भाईचारा बढ़ाने की बात हम कहाँ पर कहते हैं? मौलिक कर्तव्यों में। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है मौलिक कर्तव्य, है ना। और इसमें आर्टिकल आपका 51 क्लॉज ए है, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों में भाईचारे को प्रोत्साहन करने की जो बात है वह कही गई। तो राष्ट्रीय एकता की बेसिकली अगर हम कुछ परिभाषाओं को देखें तो माइनर जो वेनर है ये कहते हैं, मायरॉन वेनर, कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले जो आंदोलन है उसको नकारना और समाज में राष्ट्रीय और लौकिक धारणा को फैलाना संकीर्ण हित से परे हो। देखो, जब हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम की पूरा विश्व एक परिवार है, तो हम अपने संकीर्ण हितों को छोड़ रहे होते हैं। जब हम कहते हैं पूरा विश्व एक परिवार है, तब हम ऐसे हितों को त्याग कर रहे होते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर लोगों के भले के लिए बात करते हैं, हम अधिकतम जो लोग हैं उनके सुखाय, उनके कल्याण के लिए बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि संकीर्ण हितों से परे राष्ट्रीय हित है। जब आप क्षेत्रवाद के लिए सोचेंगे कि नहीं, इस क्षेत्र का भला हो, इस भाषा के आधार पर इस जगह का भला हो, इस पार्टी का भला हो, इस दबाव समूह का भला हो, इस प्रेशर ग्रुप का भला हो, तब आपके हित संकीर्ण होते हैं। जैसे कि कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि नहीं, मुझे केवल अपने आप से मतलब है, बस मेरा विकास हो, बाकी सब साइड में चले जाए। तो ये जो आप कहेंगे कि इस पे आप अधिकतम जनाए सुखाई की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, आप केवल अपने हित का सोच रहे हैं। जब आप अपने हित से ऊपर उठ के सोचते हैं, तब आप राष्ट्रीय एकता और ज्यादातर लोगों के लिए कल्याण और सुख की बात करते हैं। एच.ए. गनी है, ये कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसमें लोगों की जो एकता है, सामाजिक जो सुदृढ़ता है, समग्र विकास की जो भावना है, ये पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध, राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना और उनके बीच बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रवाद को लेकर जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, हमने जाना था रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं राष्ट्रवाद के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं कभी भी हीरे की कीमत पे कांच नहीं खरीदूंगा, है ना। हीरे की कीमत देके कांच नहीं खरीदूंगा। और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रवाद से ऊपर मेरे लिए तो मानवता है। कि आप राष्ट्रवाद के नाम पे अगर सांप्रदायिकता करें, लोगों का अगर आप हिंसा करें, है ना। जैसे कि आप देखें कि बांग्लादेश में अभी जो माइनॉरिटीज है उनके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, घर बांट के लूट लिए जा रहे हैं, कितने से ज्यादा सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। माइनॉरिटी तो हमने लोकतंत्र को जब पढ़ा था, हमने जाना था कि लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ ऐसे काम करे कि अल्पसंख्यकों को भी वो सब अधिकार हो जो कि बहुसंख्यक को है, कोई किसी को प्रोसिक्यूट ना करे। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि नेशनलिज्म से ऊपर धारणा होनी चाहिए मानवता की, और मैं कभी भी कांच की कीमत पर मतलब हीरे की कीमत पर कांच के टुकड़ों को नहीं खरीदूंगा। राष्ट्रवाद तो यहाँ पर कहा कि भाई अगर हम, जैसे कि अगर हमारे, हम कहेंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, हमने जाना था, तो हमारे जो एक सीधा सा मतलब एक पैट्रियोटिज्म जो निकल कर आता है कि हम हमें अपना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस याद आ जाता है। झंडे को देखकर, जो तिरंगा झंडा है ना, उसको देखकर हम सम्मान देते हैं। राष्ट्रगान के लिए हम अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें राष्ट्रवाद है। मतलब ये एक सामान्य लोग, लेकिन राष्ट्रवाद इससे भी कहीं ऊपर है। राष्ट्रवाद हम देखेंगे कि बेसिकली हम एक दूसरे के साथ भाईचारे, एक सौहार्द के साथ जो है वह रहे, है ना। ये एक भाईचारा के जो भावना है, एक होने की भावना, जैसे कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमारी पहचान जुड़ गई इससे। ये भी हमारे लिए एक राष्ट्रवाद हो गया कि वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं तो एमपीएंस हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं तो यूपी से हूँ, है ना, मैं एमपी से हूँ, यूपी से, मैं तो राजस्थान से हूँ। हम ये सब नहीं कहते। हम यहाँ पर क्या है, तो हमारे यहाँ जो नागरिकता की हम बात करेंगे वो क्या है, हम केवल संघ के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, हम ना साउथ से है, ना नॉर्थ से, ना ईस्ट, ना वेस्ट। हाँ, एक दोहरी पहचान के रूप में यहाँ पर स्थानीय रूप से कह देते हैं कि हम उड़ीसा के हैं,
या फिर हम इस जगह के हैं, या हम झारखंड के हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे कि हम इंडियन हैं, एक ही पहचान। अगर इस देश के बाहर आप जाते, कोई नहीं जानेगा क्या उड़ीसा क्या झारखंड, आपने कह दिया इंडिया, तो हाँ, देश का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। राष्ट्रीय एकता ईंट और गारे से बन सकने वाला घर नहीं है, यह औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञ द्वारा विचार करके लागू किया जा सके। ये एक विचार है, हम सब एक है, भारतवासी एक है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक विचार के रूप में पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक संरचना है, कोई टेंपल आर्किटेक्चर हो रहा है कि चलो बढ़िया है, राम मंदिर नागर शैली में डिजाइन करते हैं। ये यहाँ पे ये डिजाइन वाला काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसी चेतना है जो लोगों में जग जानी चाहिए। ये राष्ट्रीय एकता है। साथ ही ये भी इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि विभिन्न वर्गों से बना हुआ एक राजनीतिक समुदाय है ना, जो राज्य की समग्रता से है, ना कि एक रूपता से है, एकता से है ना कि समानता से, पुनर्मेल से है ना कि मेल से, ये कहते हैं रशीदुद्दीन खान। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बताती हैं कि इसकी जो परिभाषा है वह क्या होगी। अब एक बात समझो, हमने देखा कि राष्ट्रीय एकता क्या है, और की हमने बात कर ली, कुछ परिभाषा हमने देख लिया, एकता दिवस की बात हो गई। अच्छा बच्चों, ये बात बताओ कि इसमें ना कुछ अवरोध है। इसमें ना कुछ अवरोध है। अवरोध कैसे, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि जब आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से ये टॉपिक जो है वह यहाँ से भी जुड़ता है। तो पहली हम इसमें जो चैलेंज मानते हैं ये किसका है, क्या क्या इसके चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस को समझो जरा। एक चैलेंज आपका हो गया क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद एक चैलेंज हो गया। अवरोध, राष्ट्रीय एकता में क्या क्या अवरोध है, कम्युनलिज्म हो गया, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म हो गया, सांप्रदायिकता, जातिवाद हो गया और भाषावाद हो गया। ये चार अवरोध है, जातिवाद और भाषावाद, जातिवाद और, ठीक है। अब देखो कि जब आप किसी क्षेत्र को प्रायोरिटाइज करें, जैसे कि हमें खालिस्तान चाहिए, है ना, जैसे कि मिजो नागा या इस तरह के जो क्षेत्र है वो अलग होने के लिए बात करें, तो यहाँ पर ये क्या है कि आप राष्ट्रीय एकता को नहीं, आप संकीर्ण हित किसी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब आपकी क्षेत्रीय भावनाएं जो है आप उसको प्राथमिकता दे दें, इसको हम उपराष्ट्रवाद या उप क्षेत्रवाद की जब बात करें, उप क्षेत्रवाद के लिए निष्ठा हो रहा, राष्ट्र के लिए निष्ठा नहीं है, उप क्षेत्रवाद के लिए निष्ठा है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र के लिए निष्ठा है। तो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए आपका जो लगाव है वह राष्ट्र की तुलना में बढ़ जाए। जब किसी क्षेत्र विशेष का लगाव किसी क्षेत्र विशेष का लगाव राष्ट्र की तुलना में बढ़ जाए, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, हम सब एक से भी पहले मेरी वाली, हमसे पहले मेरी वाली भावना अगर आ गई, किसी क्षेत्र विशेष का जो लगाव है वो कैसा होगा, वो आपका ज्यादा हो जाए, ये आपका बढ़ गया, राष्ट्रीय एकता आपकी कमजोर हो गई। यही तो क्षेत्रवाद है। जैसे कि खालिस्तान, खालिस्तान की मांग करना, जैसे कि किसकी मांग करना, खालिस्तान की मांग करना। तो ये एक चैलेंज है भाई राष्ट्रीय एकता के लिए, बिल्कुल है। आप किसी क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा सोच सकते हैं, आप अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, जैसे कि बोडोलैंड है, गोरखालैंड है ना, ये क्षेत्रवाद ही है। खालिस्तान की मांग करना, कुछ क्षेत्र के लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग करना, कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा, कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग करना, अलग राज्य की मांग करना, है ना। जैसे कि एग्जांपल इसमें लिख लो बोडोलैंड, एक बार सर्च जरूर करना बोडोलैंड के बारे में कि ये क्या है, क्या मामला था, कैसे सुलझा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रवाद। आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों की प्राथमिकता की वकालत करना, जैसे कि मुंबई, मुंबईयंस के लिए
स्थानीय लोगों की वकालत करना कि यहाँ के जो संसाधन इन सब पे हमारा अधिकार है, स्थानीय अधिकार है, भारत का नहीं है, भारत के लोगों का नहीं है। तो स्थानीय हितों को प्राथमिकता देना, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना, जैसे कि मुंबई वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सारी चीजें क्या है, आपको क्षेत्रवाद की तरफ ले जा रही हैं और राष्ट्रीय एकता से दूर कर रही हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपको किसी धर्म से इतना प्यार हो कि आपको राष्ट्र से प्यार ना रह जाए, है ना। सांप्रदायिकता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, धार्मिक समुदाय के प्रति जो आपका प्रेम है, जो हित है आपके किसी पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय के लिए, धार्मिक समुदाय का प्रेम भारी हो जाए राष्ट्र प्रेम से। राष्ट्र से प्रेम कम है, धार्मिक समुदाय से प्रेम ज्यादा है, तो आपने राष्ट्र प्रेम पे प्राथमिकता किसको दे दी, प्राथमिकता आपने दी धर्म को, प्राथमिकता आपने दी धार्मिक समुदाय के हितों को, धार्मिक समुदाय के हित, धार्मिक समुदाय के हितों को आपने प्राथमिकता दे दी। अच्छा, आप अगर 1909, 1919 और 1935 के एक्ट की बात करेंगे, जो ब्रिटिश शासनकाल में अधिनियम आए थे, और इन सभी अधिनियमों में सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया कि अगर मुस्लिम का चयन होना है, किसी कोई मुस्लिम जो उम्मीदवार अगर खड़ा हुआ है तो वोटर केवल मुस्लिम होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये पृथक मंडल की बात जो है वह की गई थी। आप देखेंगे कि देखो, सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से और भी बढ़ावा मिल गया। धर्म का जो राजनीतिकरण हो गया, अगर हम कुछ प्रभावशाली संघों की बात करें, जैसे कि कल भी लास्ट में हमने बात की थी, कुछ धार्मिक दबाव समूह होते हैं, आरएसएस है, जमात इस्लामिया है, तो आपने क्या किया कि धर्म का बेसिकली राजनीतिकरण कर दिया और इससे सांप्रदायिकता जो है वह और चरम पे पहुंच जाती है ना। कुछ आप देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों का गठन भी धर्म के आधार पर होता है, कुछ प्रभावशाली समूह ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़ जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, ये सब अवरोध है इसमें, ये सब क्या है बच्चों, ये सब अवरोध हो गए, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो जातिवाद, जातिवाद क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में आज भी मौजूद है। और वो कहते हैं, वो बेसिकली कहते हैं जाति के उत्थान के लिए, बढ़ावे पर जाति के उत्थान के लिए बल देते हैं, है ना। ये बात नेहरू जी के द्वारा जो है वह कही गई, वी के नेहरू के द्वारा इस बात को कहा गया। अच्छा, एक बात और समझो, अब जातिवाद का मतलब क्या है, जातिवाद का मतलब यहाँ पे धार्मिक समुदाय को ज्यादा हित दे रहे थे, यहाँ पे आप किसी क्षेत्र विशेष को लगाव था। जातिवाद का मतलब है, ठीक है, जातिवाद का मतलब क्या है कि आप जाति के हितों को, जाति के हितों को प्राथमिकता दे राष्ट्र प्रेम पर, जाति के हितों को प्राथमिकता देना, और इन सभी चीजों में राजनीति का प्रवेश है। आप इनको प्राथमिकता दे रहे हैं, राष्ट्रहित आपके लिए पीछे है, राष्ट्र प्रेम आपके लिए कम है, आपको बस अपनी जाति के हितों से जो है वह मतलब है, और ऐसे में जाति हितों को प्राथमिकता जब आप देते हैं तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी पर्टिकुलर जाति के वर्ग को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इस आधार पर राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, दबाव समूह बन रहे हैं, और ये प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि किसी पर्टिकुलर जाति के हित में जो डिसीजन है, पॉलिसी मेकिंग है, वह करी जाए। तो राजनीतिक पार्टियों का गठन, राजनीतिक पार्टियों का गठन, है ना, दबाव समूह का गठन, राजनीतिक पार्टियों का गठन, दबाव समूह का गठन, राजनीतिक पार्टियों का गठन, दबाव समूह का गठन, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि चुनाव में अगर आपको टिकट देनी है तो अपनी जाति वाले को ही देंगे। तो इवन जाति एक बड़ा कॉन्सेप्ट है,
आप उसको भी तो टिकट दे सकते हैं जो कि काम करे, जिसकी छवि अच्छी हो। नहीं, आप किसको टिकट देंगे? जो जाति का हो। तो चाहे जाति हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, हर चीज में राजनीति है ना। तो जातिवाद में क्या है बच्चों कि अगर जो राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, इसे टिकट किसे देना है? ये टिकट देगी तो जाति वाले को देगी। मतलब जाति में राजनीति है और राजनीति में जाति है, धर्म में राजनीति है और राजनीति में धर्म है ना। तो ये जातिवाद हो गया। भाषा को कैसे छोड़ देंगे? भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो यहाँ पे आपका जो भाषा का प्रेम है वो राष्ट्र प्रेम से बड़ा है। भाषावाद राष्ट्र प्रेम पर भाषा प्रेम को प्राथमिकता, राष्ट्र प्रेम पर भाषा प्रेम को प्राथमिकता। आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? भाषा से आपको ज्यादा प्रेम है और इसलिए यहाँ पर भाषा की जो बात है वह कही जा रही है। ठीक है, तो भाषावाद का विषय हम देखेंगे कि क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद की तरह इसमें भी राजनीति जो है वह घुसी हुई है। राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है और इसमें हम दो बातों को पढ़ते हैं, दो आयाम है। एक भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं, दूसरा संघ की राजभाषा के निर्धारण की बात करते हैं। इसके दो आयाम हैं, है ना। एक है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें आंध्र प्रदेश की बात आती है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और दूसरी बात आती है संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। देखो, संघ की राजभाषा, हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए, जबकि 80% लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हिंदी को जानते, बोलते, सुनते, समझते हैं। ऐसा क्यों किया? साउथ, नॉर्थ ईस्ट कई ऐसे स्टेट थे। अब देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान सभा आई, संविधान लागू होने के बाद हमने एक प्रोविजन करा कि हम अब ऐसा करते हैं 1965 तक, 50 से लेके लगभग 15 साल हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी का जो इस्तेमाल है वह बंद कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, साउथ में इतने ज्यादा जो प्रॉब्लम है वह होने लगी क्योंकि लोग इंग्लिश से अभ्यस्त थे और भी ऐसी चीजें थी। हिंदी को एज अ मदर नेशन वो नहीं मान सकते थे, राष्ट्रभाषा के लिए दर्जा नहीं दिया गया और इसलिए हमने संघ की राजभाषा उसको माना, हमने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है कि भाषावाद ही तो है कि अगर मान लीजिए 70 और 80% लोग ऐसे हैं जो हिंदी को बोलते समझते हैं, फिर भी हम उसको नेशनल लैंग्वेज बना। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। राज्य पुनर्गठन का आपको पता ही है ना, कि बेसिकली आंध्र प्रदेश बना और भी कई जो राज्य हैं भाषा के आधार पर आप देखेंगे, पंजाब हरियाणा की बात कर लो। पंजाब थोड़ा सा जो हिंदी पंजाबी हरियाणवी की लैंग्वेज अलग थी। ऐसे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मराठी गुजराती, आंध्र प्रदेश की बात हो गई। ये सारी चीजें क्या है? भाषा बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट कारक है ना। तो यहाँ पे अवरोध जो है बच्चों, ये 4 अवरोध हमें दिखाई देते हैं। तो आगे देखेंगे हम। अब देखो, हमने इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करी हैं, जैसे कि एक है राष्ट्रीय एकता परिषद। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद जो है वह स्थापित हुआ। 1961 में इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। पहली बैठक 1962 में हुई, पहली बैठक 1962 में होती है। एक बात और याद रख लो कि अगर हम बात करें कि इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पर एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह देश के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ये इसका उद्देश्य क्या था, आखिर इसका जो गठन है वह क्यों किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद किन संवैधानिक मूल्यों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है? हमारे संविधान में आम नागरिकता की बात की गई, ठीक है। विविधता में एकता, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई, ये बात भी सही है। धर्मनिरपेक्षता, समानता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा। तो यहाँ पर ये सभी, इसका आंसर होगा कि ये सभी ऐसे मूल्य हैं जिनके लिए जो राष्ट्रीय एकता परिषद है ये प्रतिबद्ध है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के जो उपाय हैं वो सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय
एकता, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के उपाय सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के उपाय सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है ना। ये राष्ट्रीय एकता परिषद का जो उद्देश्य है यही है। देखो इसके लिए एक बात याद रखो कि अगर हम इसकी बैठक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो बैठकें हैं, पहली बैठक 1962 में हुई, तो इसकी बैठकों का क्या कोई नियम है कि ये कब होगा? तो इसकी बैठक का एक नियम है, आवश्यकता अनुसार 16-17 बैठक जो है वह हो चुकी है ना। तो आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के हिसाब से ही जो ये बैठकें हैं वह होती हैं। ऐसा कुछ रूल्स नहीं बनाए गए हैं कि इस दिन बैठक होगी, ऐसे बैठक होगी। इसके अलावा पीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वह इसमें शामिल होते हैं। सब मिलजुल कर ये बताते हैं कि किस तरीके से आखिर हमें देश की एकता के लिए काम है वह करना है। अब ये अकेली संस्था नहीं है, एक और राष्ट्रीय फाउंडेशन है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए फाउंडेशन, और इसकी स्थापना होती है 1992 में और ये गृह मंत्रालय के अधीन है। 1992 में स्थापना होती है और किसके अधीन है? तो गृह मंत्रालय की, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, गृह मंत्रालय की, है ना, गृह मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा अगर हम देखें कि आखिर ये काम क्या करता है, चूंकि सांप्रदायिक सौहार्द की बात हुई है ना, तो ये काम करेगा, इसके कार्य देखो, कार्य उद्देश्य, कि सांप्रदायिक हिंसा से जो लोग पीड़ित हैं, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित जो वर्ग है, जो बच्चे हैं, प्रभावित वर्ग के लिए वित्तीय सहायता देना, सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित वर्ग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य होगा, ये इसका उद्देश्य। मान लीजिए किसी एक जगह पर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो वहां से राहत, बचाव, पुनर्वास, उन लोगों को बचाना, उनको मेडिकल, फूड, बाकी व्यवस्थाएं देना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं करना, ये सारा काम सांप्रदायिक जो सौहार्द के लिए, सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन है, इसका काम होगा। तो बेसिकली ये भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए काम करेगा। क्या काम होगा इसका? राष्ट्रीय एकता और भाईचारा, राष्ट्रीय एकता प्लस राष्ट्रीय एकता प्लस भाई। दूसरा देखो ये काम करेगा कि शिक्षा संस्थान, एनजीओ, है ना, इन सभी के द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द और गतिविधियों और को बढ़ाया जाए। तो ऐसी गतिविधियों को चला, गतिविधियों का आयोजन, वार्ताओं का आयोजन, संगोष्ठियों का आयोजन, गतिविधियों का आयोजन, गतिविधियों का आयोजन जो एकता को प्रोत्साहित करे, जो एकता को प्रोत्साहित करे, है ना। तो वित्तीय सहायता ऐसे लोगों के लिए देना और ये काम करना। तीसरा देखो कि अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए जो ऐसी संस्थाएं हैं वो कुछ छात्रवृत्ति भी देती हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता में जिन्होंने अच्छा काम किया है राष्ट्रीय एकता के लिए, उनको पुरस्कार देना। पुरस्कार ऑब्वियस सी बात है, दंगे करवाने वालों को तो देंगे नहीं, तो पुरस्कार किसको देंगे? जिन्होंने एकता में, राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया गया है, एकता हेतु काम किया है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो कि ये वाला जो राष्ट्रीय फाउंडेशन है ये करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा काम करेगा। तो ये हो गया आपका नेशनल इंटीग्रेशन का काम। हमने जाना कि बेसिकली राष्ट्रीय एकता विविधता है चूंकि हमारे देश में, तो एकता बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना इन सब में इसकी बात जो है वह की गई है। टेलीग्राम चैनल है बच्चों क्लास के पीडीएफ के लिए @मंजू PW UPSC वाला। ठीक है, तो इसमें मेन राष्ट्रीय एकता क्या है हमने उसको समझा। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व, इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है,
इससे आपका ये जो टॉपिक है वो कनेक्ट हो जाएगा। याद रखना है इस बात को। चलिए, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है वही हमारी एकता, हमने प्रस्तावना की बात की, एकता दिवस की बात की। आपका काम है थोड़ा सा एकता दिवस के बारे में पढ़ो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ो, थोड़ा बहुत आप वल्लभ भाई पटेल के बारे में जाने। अवरोध में हमने 4 बातों को पढ़ा, ये चारों भाषा, जातिवाद, ये सब आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को एक बार पढ़ना। अब नेक्स्ट आपका होगा चैप्टर नंबर 88, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है ना। हम इसमें विदेश नीति वैसे तो बहुत विस्तार से पढ़ी जाती है। 88 ये इस वाला जो आपका चल रहा था मेंस स्पेसिफिक जो टॉपिक, उसका लास्ट है। इसके बाद आपका जो 89 है वो कुछ राष्ट्रीय आयोगों की बात करेगा, चैप्टर नंबर 89 है ना। 90 जो है वह कुछ ऐतिहासिक न्याय निर्णय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि स्पेशली 90 वाला ऐतिहासिक निर्णय, उनका प्रभाव इंपॉर्टेंट है। शायद हो सकता है ये वीडियो आपका 4 और 5 घंटे का आपको मिले बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सेशन आज का यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।